ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 14 से 16 से आगे की कहानी। प्रीति की बात सुनकर पिंकी के रोने की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं ने बहना अभी भी बंद नहीं किया था। पिंकी की तरह ही वहीं पास में खड़ी हुई रिया की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह व्हील चेयर के पास जाकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, मामू आई एम सो हैप्पी। अपनी बहती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे आपके साथ खेलने के लिए सपनों की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तभी आर्यन, अलेक्जेंडर और यश भी अपने चेहरे पे खुशी लेकर रिया के करीब आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ आगे कहता है और व्हील चेयर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आकाश कैसे हो मेरे भाई? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर पल कितने गिल्ट में जिया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड अटैक, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त एक ही बात सताती रही कि काश मैं तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर देता। इससे पहले कि सिद्धार्थ आगे कुछ कहता, अनिका प्रीति को इशारा करती है। तभी प्रीति आगे आकर सिद्धार्थ को रोकते हुए कहती है, इस वक्त इनके लिए किसी भी तरह की स्ट्रेस अच्छा नहीं है, इसलिए जो बीत गया उसे जाने दीजिए। अब इन्हें खुश रहने की कोशिश कीजिए। प्रीति की बात सुनकर सिद्धार्थ उठ खड़ा होता है और अपने चेहरे के भाव बदलते हुए मुस्कुराकर अपने स्वभाव के अनुसार कहता है, मैं भी कहाँ की बात कहाँ ले जाने लगा। फिर भी आकाश की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम आ गए हो ना, कुछ ही दिन तक खूब आराम करना। तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, तुम्हारी कंपनी भी एकदम बढ़िया चल रही है। इसके बाद सिद्धार्थ पीछे हट जाता है। अब तक श्रेया अपने आप को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करती है। तभी श्वेता और आयशा मारवा उसकी मदद करती है। फिर श्रेया धीरे धीरे चलते हुए आकाश की ओर बढ़ने लगती है। श्वेता भी श्रेया की हालत को ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ चली जाती है। श्रेया आकाश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वह अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाती है। पहले वह उसके हाथों को छूकर देखती है, उसके बाद अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छूकर देखती है। श्रेया को आकाश के स्पर्श से अपने हाथों में छनछनाहट महसूस होने लगती है। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती है। उसकी दोनों आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। फिर वह खुद को संभालते हुए आकाश से कहती है, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। तुमने कहा था कि तुम हमें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, और इतने महीने तक हमें बिना बताए कहाँ गायब थे। इतना कहने के बाद श्रेया फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते रोते वहीं आकाश की कुर्सी के पास बैठ जाती है। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर ऐसा कोई भी नहीं था जिसका दिल उसे इस तरह बिलखते हुए देखकर रोने न लगा हो। लेकिन जो भी हो, मन सबका प्रसन्नता से भरा हुआ था। तभी श्वेता श्रेया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर संभालती है और कहती है, जब खुश होना चाहिए तब आप रोने बैठ गई हैं। इस हालत में रोना आपके लिए ठीक नहीं है, और इस तरह जमीन पर बैठना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर श्वेता श्रेया को खड़े होने में मदद करती है। इस वक्त आकाश को अपनी आंखों के सामने देखकर श्रेया को जितना सुख और सुकून मिल रहा था, उतना ही उसकी हालत को देखकर तकलीफ भी हो रही थी। व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव सा जान पड़ रहा था। आकाश को देखकर सबके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन आकाश का चेहरा इस तरह मुरझाया हुआ था जैसे उसे अपनों से मिलने की कोई खुशी ही ना हो। दरअसल इस वक्त उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह सुख या दुख कुछ भी प्रकट करने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मयूर आकाश के पास आता है और कहता है, आकाश तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में पहले से भी ज्यादा ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद मयूर गुलेरिया का गला रूंध जाता है। उसके मुंह से आगे एक भी शब्द नहीं निकलता। सच यही था कि आकाश की हालत देखकर मयूर खुद भी अंदर से पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन वह आकाश की हौसला अफजाई कर रहा था। मयूर का आकाश के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। वह उसका भाई, दोस्त और बॉस तीनों था।
आकाश को खोने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो मयूर की जिंदगी में उसकी जगह ले सके। पूरे गुलेरिया परिवार मिल जाने के बाद करण सबसे अंत में आकाश के पास जाता है और उसके सामने खड़े होकर कुछ पल उसे लगातार देखता रहता है। उसके बाद अपना एक हाथ आकाश के कंधे पर रखता है और बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाता है। पूरे गुलेरिया परिवार में मिलने के बाद वहां मौजूद बाकी सभी लोग एक एक करके आकाश के पास जाकर उससे मिल लेते हैं। इस वक्त सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। तभी सिद्धार्थ आगे आता है और अनिका से कहता है, तुमने सही कहा था, आज का दिन अब पूरा हुआ। फिर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आज मेरी बहन ने हम सभी को एक ही दिन में कई बार खुश होने के बड़े बड़े मौके दिए हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनिका झट से उसे रोकते हुए ऊंची आवाज में कहती है, ताकि सभी लोग सुन सके, आकाश की जान कैसे बची यह मुझे खुद भी नहीं मालूम। मुझे जो मालूम है वह यह है कि आकाश की जान प्रीति की दिन रात की गई मेहनत की बदौलत बची है। इस प्रशंसा की हकदार मैं नहीं हूँ बल्कि प्रीति है। अनिका की बात सुनकर प्रीति सामने आ जाती है। इस परिस्थिति के लिए वह पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश भैया का इलाज किस तरह किया जाना है, उन्हें कौन सी दवाई देनी है, किस तरह ट्रीटमेंट किया जाना है, यह सभी जानकारियां मुझे अनिका दी ने अपनी याददाश्त जानने से पहले दी थी। अब क्योंकि अनिका दीदी को अपनी पुरानी कोई बात याद नहीं है, इसलिए उन्हें आकाश भैया के ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ याद नहीं है। ऐसे क्रिटिकल केस को टैकल करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से किसी तरह की कोताही नहीं बरती। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अनिका दीदी की याददाश्त नहीं गई होती तो आकाश भैया को ठीक होने में और भी कम वक्त लगता। फिर कुछ पल रुकने के बाद प्रीति आगे कहती है, इससे पहले कि आप सब मुझे यह पूछें कि मैंने आपको इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो इसका जवाब मैं पहले ही दे दूंगी। मैं आकाश भैया के ठीक होने का और अनिका दीदी की याददाश्त के वापस आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब आकाश भैया कई महीनों के बाद होश में आए हैं तो इस बारे में अनिका दीदी और आप सभी को बताना जरूरी हो गया है। इस वक्त सभी के मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन वह सभी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके जवाब उन्हें कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि अनिका की याददाश्त के साथ साथ इन सवालों के जवाब भी मिट चुके थे। वहीं लगातार पिछले 4 महीनों से बिस्तर पर रहने की वजह से आकाश का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह कुछ भी सुनने या जवाब देने की स्थिति में नहीं था। जब तक व्हील चेयर पर बैठा आकाश सभी के सामने मौजूद रहा, उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा था। सभी अच्छी तरह समझ चुके थे कि आकाश से कुछ भी पूछना बेकार था। भला बेहोशी की हालत में उसे खुद के बारे में क्या ही पता हो सकता था। इस समय सभी के दिलों में अनिका के लिए ढेरों शुभकामनाएं निकल रही थे। सभी उनके हुनर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। जिस आकाश को डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, उस आकाश को अनिका ने अपनी चतुराई से एक नई जिंदगी दी थी। आकाश को वापस पाने की खुशी में सभी ने अपने मन में सभी प्रश्नों को एक ओर रख दिया था, क्योंकि यह पल सवालों से घिरे रहने की जगह खुशी मनाने का था। उस खुशी के हर लम्हे को भरपूर जीने का था, जो उन्हें ढेर सारे आंसू बहा लेने के बाद तब मिली थी, जब उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद अनिका को उन सभी के सवालों का सामना करना शेष था, जो यह जानते थे कि अनिका को अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से याद है। इसमें से पहले नंबर था मयूर का, लेकिन मयूर ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अनिका से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका मानना था कि अनिका जो भी करती है सही ही करती है। अगर उसने यह सब किया है तो कोई न कोई राज जरूर होगा, जो ठीक समय पर उसे पता भी चल जाएगा। जब तक अनिका नहीं बताना चाहती तब तक उससे पूछना गलत होगा। इसके अलावा जहां तक आकाश की जिंदगी बचाने की बात थी, तो मयूर का अनिका पर अटूट विश्वास था कि अनिका कुछ भी कर सकती है। प्रश्न प्रीति, भूमिका और कौटिल्य के मन में भी कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी मयूर की ही तरह कुछ न पूछने का निर्णय लिया था और सही वक्त का इंतजार करना उचित समझा। अब बचे सिर्फ रोहित मारवा और करण गुलेरिया, जिनके सवालों का अनिका को सामना करना पड़ता था। लेकिन इसमें छुपा हुआ एक राज यह भी था कि अनिका खुद चाहती थी कि करण उससे सवाल करे।
अब देखना यह था कि इस बार अनिका के दिमाग में क्या चल रहा था और दोनों बाप बेटी में से कौन किस पर भारी पड़ने वाला था। धीरे धीरे पूरा माहौल नियंत्रण में आने लगता है। जो बेहिसाब खुशी के चलते उछल रहे थे, उन्होंने अपनी खुशी को संभाल लिया था। जिसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था, उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जो श्रेया कभी आकाश को देखकर रोती तो कभी रोते रोते उसे अपनी खुशी के चलते हंसी आने लगती और फिर हंसते हंसते रो पड़ती। वह भी अब काफी हद तक सम्मानी हो चुकी थी। उसकी खुशी ने चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह ले ली थी। तभी करण अनिका के पास आते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहते हैं, अपनी माँ की सभी आदतों में से थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें भी विरासत में मिला ही। करण की बात सुनकर अनिका सवाल भरी निगाहों से देखने लगती है। करण अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, अब तक मुझे लगता था कि मुसीबतें मेरी बेटी को ढूंढते हुए घूमा करती है, लेकिन आज यकीन हुआ कि मेरी बेटी भी मुसीबतों को ढूंढ लेती है। अनिका ने करण की बात पर कोई भी सवाल नहीं किया था, मानो वह अच्छी तरह समझ रही हो कि करण क्या कहना चाहते हैं। अनिका आत्मविश्वास भरी आंखों से एकटक होकर करण के चेहरे की तरफ बिना कुछ कहे देखती रहती है। तभी करण अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अनिका के सिर पर रख देते हैं और कहते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हम सभी को चलना चाहिए। बदले में अनिका मुस्कुराकर सिर्फ गर्दन अपनी हाँ में हिला देती है। तभी अनिका प्रीति की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों से कुछ कह देती है। बदले में प्रीति अपनी पलकें झपकाकर इशारा करती है। इसके बाद प्रीति श्रेया के पास पहुंच जाती है और उसे अकेले में बात करने के लिए एक और बुला कर ले जाती है। तभी श्रेया अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रीति से कहती है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहे जो भी कर लूं, तुम्हारा यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। प्रीति श्रेया के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, इस शुक्रिया को पाने की हकदार मैं नहीं हूँ। मैंने सिर्फ उतना ही किया जितना मुझे कहा गया था। आपको आपकी जिंदगी आपकी अपनी फ्रेंड ने लौटाई है। फिर मुस्कुराकर आगे कहती है, आप शुक्रिया अदा भी उन्हीं का कीजिएगा। फिलहाल मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। श्रेया बिना एक शब्द बोले प्रीति की तरफ देखती रहती है। प्रीति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे यह बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह बात आपसे कैसे कहूँ। श्रेया कहती है, तुम्हें इतना सोचने और झिझकने की जरूरत नहीं है, जो भी है सच सच कहो। जैसे ही श्रेया ने सच कहने के लिए कहा, प्रीति के दिल की धड़कनें बढ़ गई। खुद को किसी तरह संभालते हुए वह श्रेया से कहती है, बात दरअसल यह है कि अभी आपको आकाश भैया से दूरियां बनाकर रखनी होगी। मैं जानती हूँ इतने समय के बाद उनके साथ होने के बाद खुद को उनसे दूर रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनकी सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्हें ठीक होने में अभी भी कुछ महीनों का वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का मतलब समझ रही होंगी। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, बस इतनी सी बात। मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए उसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस वह सही सलामत मेरी आंखों के सामने बना रहे तो मैं पूरा जीवन उसे देखते हुए बिता सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम क्या कहना चाहती हो मैं बेहतर तरीके से समझ गई हूँ। ऐसा कहकर श्रेया धीमे धीमे कदमों से वापस लौट जाती है और प्रीति लंबी गहरी राहत की सांस लेती है। फिर मन ही मन कहती है, इससे तो अच्छा होता कि अनिका दीदी आकाश भैया को यही मारवा हाउस में ही रोक लेती। यह मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। ऐसा सोचकर वह पास में ही रखा हुआ पानी से भरा गिलास उठाती है और एक ही सांस में पी जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित अनिका के एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। फिर हैरान होते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका के सवालों की बारिश कर देता है। मतलब आकाश तुम्हारे पास था और वह भी यही मारवा हाउस में? कमाल की बात यह है कि तुमने किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। पर तुमने यह सब किया कैसे? अगर तुमने उसे अब तक इस तरह छुपा कर रखा था तो जरूर उसकी कोई बड़ी वजह भी होगी। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, रोहित अपनी बात को आगे बढ़ा देता है। जो भी है, पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया है। अनिका जवाब देती है, मुझे उसे पुराना आकाश समझने की भूल मत करना। रोहित हैरान होते हुए झट से पूछता है, क्या उसकी भी याददाश्त चली गई है?
अनिका मुस्कुराकर कहती है, नहीं, यह बात नहीं है। दरअसल अब स्पोर्ट डे पर किसी रियल गेम का शुरू होना तो बनता ही है। बस इतना समझ लो कि यह आकाश नहीं मोहरा है। थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ समय के बाद खुद ही समझ जाओगे। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित के चेहरे की खुशी अचानक से आश्चर्य में परिवर्तित हो गई। रोहित जैसे ही कुछ पूछने की कोशिश करता है, अनिका उसे रोक देती है और एकदम धीमी आवाज में शरारती अंदाज में कहती है, क्या हम अपने बेडरूम में जाने के बाद बात कर सकते हैं प्लीज। इसके बाद कुछ ही समय में पूरा गुलेरिया परिवार वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह निपुण मीना से कहता है, क्या अब तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो या अभी भी कुछ बाकी रह गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार भी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। निपुण मीना मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से अर्जुन सिंह से कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जिस इंसान को सभी डॉक्टर्स ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, उसे अनिका ने बचाया कैसे। अर्जुन जवाब देता है, पहली बात तो यह है कि उसे अनिका ने नहीं बल्कि डॉक्टर अनिका ने बचाया था। जिस सवाल का जवाब खुद अनिका के पास नहीं है, उसका जवाब मेरे पास कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सारा दिन यहाँ रहने के बाद भी तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि जिसके हाथों से करिश्माई ताकत है उसी का नाम अनिका है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी की घरेलू बातों से तुम्हें क्या मतलब। हम यहाँ एंजॉय करने आए थे और उसमें पूरा दिन तुमने किसी तरह से कोई कसर उठा नहीं रखी थी। इतना कहने के बाद इस बार अर्जुन सिंह निपुण मीना की कलाई पकड़ लेता है और उसे लगभग खींचते हुए ले जाते हुए कहता है, अब चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अर्जुन बिना किसी से बाय कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि निपुण को फिर से यहाँ रुकने के लिए कोई बहाना बनाने का मौका मिल जाए। इसके बाद कौटिल्य और भूमिका भी अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ठीक इसी वक्त श्रेया पीछे की तरफ से अनिका के पास पहुंच जाती है। अपने पेट के आकार के चलते अपने दाएं ओर से उसके गले लग जाती है। अनिका श्रेया के हाथों पर अपने हाथ रखती है और मुस्कुरा देती है। श्रेया उसे यूं ही पकड़े हुए मुस्कुरा कर कहती है, तुमने जो शौक आज मुझे दिया है, मैं जिंदगी भर उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। काश कि हर किसी की जिंदगी में तुम्हारी तरह शौक देने वाली दोस्त हो। अनिका श्रेया के हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी तरफ घूम जाती है और उसे छेड़ते हुए कहती है, अब तुम अपने आकाश से ही पूछ लेना कि उसके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। श्रेया अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हारे मिस्टर रोहित मारवा की तरफ से पहले ही अपना मन बिल्कुल साफ कर चुकी हूँ। वैसे भी अगर इतने समय तक आकाश बिना किसी को कानों कान खबर हुए तुम्हारे पास था, तो जरूर मिस्टर मारवा ने तुम्हारी मदद की होगी। किसी को मौत के मुंह में धकेलने वाला खुद उसे बचाने की कोशिश क्यों करेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। फिर अपनी नजरें ऊपर करती है और एक पल चुप रहने के बाद अपनी आंखों में पानी और चेहरे पर मुस्कान लाकर कहती है, थैंक यू सो मच महारानी। अनिका अपने चेहरे पर झूठे गुस्से के भाव लाते हुए कहती है, अब बस भी करो, और कितने आंसू बहाओगी। इसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती है। इसके बाद पूरा गुलेरिया परिवार आकाश को लेकर गुलेरिया हाउस के लिए रवाना हो जाता है। ओंकार भी यह सोचकर सभी के साथ चला जाता है कि आज सभी दूसरे ही रंग ढंग में हैं। उसे अपने और प्रीति के बारे में फिर किसी दिन मारवा हाउस आकर अनिका से बात करनी चाहिए। आज का दिन आकाश के वापस लौटने की खुशी में छोड़ देना ही ठीक होगा। कुछ इसी तरह के ही ख्याल श्वेता के मन में भी चल रहे थे। वह भी अपने मन की बात को मन में ही रखकर वापस रवाना होने की सोच रही थी। तभी उसके कानों में किशन मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। वह रोहित मारवा से कह रहे थे कि आज का दिन एक यादगार दिन है, अब हमें भी इजाजत दो रोहित, फिर मिलेंगे कभी। किशन के ऐसा कहने पर अंजलि और क्रिस भी उसके पास वापस आ जाते हैं। श्वेता भी अपने उदास चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ जाती है और सभी औपचारिकताएं पूरी करके मल्होत्रा परिवार मारवा हाउस से बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी अनिका श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम आज रात अपनी दीदी के पास मारवा हाउस नहीं रुक सकती? आज कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो सुबह चली जाना।
फिर अनिका श्वेता के कान के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें अब अपनी जरूरी बात नहीं करनी? श्वेता अनिका के चेहरे की तरफ बिना किसी हाव भाव के देखने लगती है। तभी अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरी बात जरूर सुननी है। इस बार श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर अंजलि दोनों बहनों को फुसफुसा कर बातें करते देखकर समझ जाती है कि दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है। अंजलि दोनों को छेड़ते हुए कहती है, अगर तुम दोनों बहनों को साथ में कुछ पर्सनल बातें करनी है तो श्वेता यहाँ रुक सकती है। वैसे भी घर जाकर भी इसे अब सोना ही है, लेकिन चैन की नींद इसे तभी आएगी जब यह तुमसे अपने मन की सारी बातें कर लेगी। श्वेता अंजलि को रोकते हुए कहती है, मम्मा आप भी ना। इसके बाद मल्होत्रा परिवार श्वेता को मारवा हाउस में ही छोड़कर वापस जाने के लिए निकल जाता है। यह सब देखकर रोहित के अंदर बेचैनी दौड़ने लगती है। वह कब से इंतजार कर रहा था कि सभी मेहमानों के जाने के बाद वह अनिका से विस्तार से सारी बातें जानेगा, लेकिन श्वेता को रोकने का मतलब ही था अनिका आज अपना पूरा वक्त श्वेता को ही देने वाली है। अभी रोहित के दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि इतने में अनिका और श्वेता के पास प्रीति आ जाती है और श्वेता से कहती है, क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना पसंद करोगी? मुझे अच्छा लगेगा। प्रीति की बात सुनकर कुछ दूरी पर खड़े रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त तक सभी मेहमान जा चुके थे। अब वह हर वक्त तैयार रहना चाहता था कि अगर अनिका के पास बात करने के लिए थोड़ा भी वक्त होगा तो वह अपने सवालों के जवाब मांगेगा। इसलिए रोहित चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं श्वेता असमंजस की स्थिति में अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका प्रीति को जवाब देते हुए कहती है, तुम दोनों रूम शेयर कर सकती हो, लेकिन उससे पहले श्वेता को कोई बहुत जरूरी बात करनी है। पहले कम से कम श्वेता को अपनी बात कह लेने का मौका तो दो, उसके बाद तुम दोनों जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। प्रीति मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, ठीक है अनिका दीदी। इसके बाद अनिका श्वेता से कहती है, सुबह से अब तक तुम भी थक गई होगी, फिलहाल तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें आकर मिलती हूँ। अनिका के दिमाग में सभी काम करते रहने के बावजूद हर वक्त रिया का ख्याल दौड़ रहा था। अब तक तीनों बच्चे अपने रूम में जा चुके थे। अनिका की आंखें इधर उधर आयशा मारवा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अनिका को ख्याल आता है कि वह भी थक गई होगी, इसलिए आराम करने के लिए चली गई होंगी। अनिका तेज कदमों से बच्चों के रूम की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा हल्का खुला होने की वजह से अंदर से आवाजें आ रही थी। वह दरवाजे पर पहुंचकर वहीं रुक जाती है और अंदर से आती हुई आवाजों को सुनने की कोशिश करती है। रिया इस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई थी और दोनों भाई अलग अलग कोने पकड़कर खड़े थे। आर्यन कहता है, अब चुप भी हो जाओ रिया, इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी रिया पलटकर जवाब देती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एलेक्जेंडर की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, देखो दादी माँ, इसने अपना क्या हाल कर लिया है। इसे हमारी परवाह और सहानुभूति में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त आयशा मारवा बच्चों के ही साथ थी। भला ही इस हालत में वह अपनी प्यारी रिया को छोड़कर कैसे जा सकती थी। ऐसा कहते हुए एलेक्जेंडर रिया के पास बैठ जाता है और अपने हाथों से उसके गालों से आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दो। क्या रोना किसी समस्या का हल है? यह भी छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारी समस्या क्या है? दरअसल रिया ने बड़ी ही समझदारी से सारा दिन हारने के एहसास को अपने अंदर दबा कर रखा था, लेकिन जैसे ही सारे मेहमान लौट गए उसे अपनी तकलीफ को बाहर निकालने का मौका मिल गया। वह अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह खुद के ही अंदर बहुत बेइज्जत महसूस कर रही थी। तभी आयशा मारवा की आवाज सुनाई देती है। वह रिया के पास जाकर बैठ जाती है और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बड़ी ही प्यार से समझाते हुए कहती है, हार और जीत जिंदगी के पहलू हैं। हर इंसान को कभी न कभी हार का सामना करना ही पड़ता है। एक समझदार इंसान अपनी हार से सबक लेता है और आने वाली जिंदगी के लिए खुद को तैयार करता है। तुम्हें भी मेरी प्यारी बच्ची की तरह यही करना चाहिए। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर तुम चुप नहीं होगी तो देखो, तुम्हारी दादी माँ भी तुम्हारे साथ रोने लगेगी।
आयशा के ऐसा कहने पर रिया अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। रिया अपने परिवारजनों से बेहद प्यार करती थी। यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी दादी माँ को दुख हो। आयशा रिया के शांत होने के बाद उसके माथे पर चूमते हुए उसको अपने गले से लगा लेती है। रिया भी कसकर अपनी दादी माँ से चिपक जाती है। बाहर खड़ी हुई अनिका को ऐसा लगता है कि इस वक्त उसका अंदर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनिका को देखकर रिया एक बार फिर से टूट जाती और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती। इसलिए उसने रिया को खुद को संभालने और सोचने समझने के लिए अवसर देना बेहतर समझा। यह सब सोचने के बाद अनिका वहां से जाने के लिए वापस मुड़ जाती है। अभी वह कुछ ही कदम आगे गई थी कि उसे आयशा की आवाज सुनाई देती है। रुको अनिका, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। आयशा की आवाज सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है। आयशा अनिका के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। इसके बाद दोनों धीमे धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगती है। आयशा कहती है, अभी रिया को लेकर चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। अब वह उस स्थिति में पहुंच चुकी है जब वह तुम्हारी दी हुई सीख को सुन और समझ पाएगी। इसके बाद आयशा के चेहरे पर उदासी आ जाती है। अनिका पूछती है, क्या इस उदासी की कोई खास वजह है? आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मुझसे मेरे रिया को ऐसे रोते हुए नहीं देखा जाता। अनिका को आयशा की बात पर हंसी आ जाती है और वह अपना प्यार जताने के लिए अपने दोनों हाथों को आयशा मारवा के गले में डालकर उससे चिपक जाती है। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद आयशा अपने दोनों हाथ अनिका के हाथों पर रख देती है और उसके बाद उन्हें अपने गले से निकालते हुए हाथों में पकड़ लेती है। फिर अनिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है। बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ बढ़ाकर अनिका के सिर से फेरते हुए चेहरे की तरफ गाल तक ले आती है। फिर अनिका से कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। जो तुमने आज किया उसने किसी एक इंसान की जिंदगी नहीं बची, बल्कि पूरे एक परिवार की जिंदगी बिखरने के बाद एक बार फिर से संवर गई है। फिर अपना हाथ नीचे करते हुए अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आगे कहती है, मैं हमेशा सोचती थी तुम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कैसे कर लेती हो, पर आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तुम जो लोगों की दुआएं इकट्ठी करती हो ना, वही तुम्हारा वास्तविकता सुरक्षा चक्र है। यूं ही सबकी मदद करती रहो। गॉड ब्लेस यू। फिर एक सेकेंड रुक कर आगे कहती है, एंड योर फैमिली टू। इसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत देखकर मुस्कुरा देती हैं। इसके बाद अनिका चेंज करने के लिए अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। रोहित वहीं टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर कुछ काम कर रहा था। अनिका रोहित के पीछे की तरफ से उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर झुकते हुए कहती है, मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए बिना इंतजार किए सो जाना। रोहित को अनिका की इस बात पर बड़ा ही प्यार आता है कि अनिका ने भी रोहित के लिए अपनी परवाह को जताना शुरू कर दिया था। रोहित मुस्कुराकर अनिका के चेहरे की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए उसके गाल पर चूम लेता है। अनिका रोहित के चेहरे की तरफ देखती है तो रोहित कहता है, और आकाश के बारे में? इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका रोहित के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, आराम से बताऊंगी। इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी श्वेता की समस्या को जानना है। न जाने वह किस मुसीबत से घिरी हुई है। रोहित बदले में अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कह देता है। जैसे ही अनिका पीछे की ओर हटती है, रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, कम से कम इतना तो बताओ कि आकाश तुम्हारा मोहरा है या दुश्मन का? अनिका मुस्कुराकर कहती है, वह हमारा आकाश नहीं है, अब वह दुश्मन का मोहरा है। इसके बाद अनिका वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। यूँ तो अनिका रोहित के सवाल का जवाब दे कर गई थी, लेकिन बजाय इसके कि रोहित के मन में सवाल कम होते, उल्टा वह बढ़ गए थे और रोहित को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगे थे। वहीं प्रीति के रूम में श्वेता और प्रीति अलग अलग कपड़ों को निकालकर यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि श्वेता को क्या पहनना चाहिए जो उसे आराम दे सके। अंत में एक नाइट ड्रेस फाइनल करने के बाद प्रीति वॉशरूम की ओर इशारा करते हुए कहती है, तुम चेंज करके आराम करो, तब तक मैं कुछ दूसरे जरूरी काम निपटा कर बस अभी वापस आ जाती हूँ।
दरअसल आज आकाश के फिक्र में प्रीति एक बार भी सीक्रेट अंडरग्राउंड में रखे गए बाकी लोगों को देख नहीं पाई थी। हालांकि वहां कोई भी समस्याजनक स्थिति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सीधा अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया अपने पूरे परिवार के साथ वापस घर पहुंच जाते हैं। सभी के चेहरे की खुशी देखकर सभी नौकर यह जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ है कि एक तरफ से सभी के चेहरे फूलों की तरह खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने में दौड़कर आगे आते हुए एक नौकर की आवाज आती है, आकाश साहब जिंदा हैं, देखो वह घर वापस लौट आए हैं। बड़े साहब आकाश साहब को घर लेकर लौटे हैं। उसकी आवाज में जितनी खुशी, उत्सुकता और जोश था, उसे सुनकर घर के सभी बाकी नौकरों के शरीर में भी करंट सा दौड़ जाता है। सभी अपने अपने हाथों में कामों को छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। आकाश को व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर की तरफ लाया जा रहा था। सभी घेरा बनाकर उसके चारों ओर चलते हुए वापस अंदर आ जाते हैं। आकाश को अपनी आंखों के सामने देखकर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, तो कोई दौड़कर उसका नजर उतारने का सामान लेकर आया। किसी ने आरती का थाल सजा लिया था, तो कोई भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए दौड़ा हुआ था। पूरे घर में ऐसी चहल पहल दौड़ गई थी जैसे मानो आज ही की रात कोई बड़ा काम होने वाला हो और सभी नौकर उसी की तैयारी में जुटे हुए हों। जहां गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य अभी भी आकाश के आसपास मौजूद थे, वहीं करण गुलेरिया डाइनिंग हॉल की एक चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। अपनी जगह से बैठकर इस भाग दौड़ को देखते हुए किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब यह चहल पहल थोड़ी शांत होती है, तब वह मयूर और राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाते हैं। फिर सभी साफ साफ सुन सके इतने बुलंद आवाज में कहते हैं, अभी आकाश की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, उसे हर वक्त देखभाल की जरूरत है। श्रेया इस वक्त उसकी सेवा करने की स्थिति में नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि इतने समय के बाद आकाश को पाकर श्रेया हर वक्त उसे अपने आंखों के सामने देखना चाहती होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस हालत में श्रेया किसी भी तरह की कोई तनाव ले सके, ना ही अपने शरीर पर और ना ही अपने मन पर। इसलिए आकाश को अपर फ्लोर पर बने हुए मेडिकल रूम में रखा जाएगा और साथ ही इस वक्त एक नर्स उसके साथ रहेगी। रूटीन चेकअप के लिए भी डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर एक पल चुप रहने के बाद राजलक्ष्मी की तरफ हाथ करते हुए मुस्कुराकर आगे कहते हैं, बाकी अगर वक्त बेवक्त कोई समस्या होती है तो हमारे पास बेस्ट डॉक्टर पहले से ही मौजूद हैं। फिर श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा अगर मेरी राय से तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम कह सकती हो। इस वक्त जैसे तुम्हारे लिए अपने आने वाली संतान की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोपरि है, उसी तरह मेरे ऊपर मेरे आकाश और उसकी संतान दोनों की देखभाल और सुरक्षा के साथ दोगुनी जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इससे पहले कि करण गुलेरिया आगे कुछ कहते, श्रेया उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहती है, पापा जी मुझे आपके किसी भी निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, आज भी नहीं और आगे भी कभी नहीं होगी। आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी कहेंगे मैं बिना किसी सवाल के वैसा ही करूंगी। सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने के बाद भी जब आकाश ने कभी भी आपके निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाया, तो मेरे मन में आपके फैसले पर किसी भी तरह का शक करने की कोई गुंजाइश कैसे हो सकती है। फिर वह मयूर की तरफ देखते हुए कहती है, पापा जी ने जो भी कहा है आप वैसा ही कीजिए। तभी सिद्धार्थ आगे आते हुए कहता है, चाचा जी और श्रेया आप दोनों आकाश की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं हर वक्त आकाश के कमरे में ही रहूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर नंदिनी को बहुत अच्छा लगता है कि कभी तो कोई ढंग की बात की है सिद्धार्थ ने। पहले कुछ दिनों से वह सिद्धार्थ में काफी बदलाव देख रही थी। एक बार फिर से वह उस सिद्धार्थ को अपनी आंखों के सामने देख रही थी जिसे अपने भाई बहनों और सगे संबंधियों की परवाह थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सिद्धार्थ कितने मानसिक दबाव से गुजरा था यह बात कोई नहीं जानता था। अब कहीं जाकर सिद्धार्थ की जिंदगी से कुछ ऐसी मुसीबतें कम हुई थी जिनके बारे में वह किसी से बात तक नहीं कर सकता था। अब वहीं आकाश के लौटने से सिद्धार्थ को काफी राहत का एहसास हो रहा था।
श्रेया और सिद्धार्थ की बात सुनकर करण गहरी सांस लेते हैं। इसके बाद करण का ध्यान अनिका की तरफ चला जाता है और वह मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। उधर मारवा हाउस में अनिका प्रीति के कमरे में पहुंच जाती है। सारा दिन थकने के बाद भी श्वेता एक जगह पर बैठकर आराम करने की बजाय इधर से उधर टहलने में लगी हुई थी। अनिका श्वेता को इस तरह घूमते हुए देखकर कहती है, अब अपने मन के साथ साथ टांगों को भी थोड़ा आराम दो। अनिका की आवाज सुनकर जैसे ही श्वेता की आंखें उसकी ओर जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद दोनों कमरे में रखे हुए बीन बैग्स पर बैठ जाती हैं। अनिका कहती है, अब बताओ वह कौन सी बात है जिसने मेरी बहन को इतना परेशान किया हुआ है। श्वेता जिस बात को बताने के लिए तब से तड़प रही थी, अब जब वह बात कहने का मौका आया तो जैसे उसके शब्द ही जम गए। वह असमंजस की स्थिति में दिखाई देने लगी कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। अनिका उस चेहरे पर इस तरह के हाव भाव देखकर हैरान रह जाती है, जैसे कि श्वेता सोच रही हो कि अपनी बात को कहां से शुरू करें। साथ ही अपनी बातों को बताने वह जो झिझक महसूस कर रही थी वह भी उसकी सूरत पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेता की ऐसी हालत देखकर अनिका अपनी जगह से उठती है और पानी का गिलास लाकर श्वेता के हाथ में पकड़ा देती है। श्वेता बिना कुछ कहे उसे पी जाती है। उसके बाद अनिका श्वेता के पास वापस बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, इतना सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी बात को शुरू से बता सकती हो। मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए पूरा वक्त है। यह सुनने के बाद श्वेता थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, फिर एक ओर से बताना शुरू करती है, अनिका दीदी, अभी कुछ दिन पहले मिसेस शर्मा हमारे घर आई हुई थी। हमारी सोसाइटी में उनकी अच्छी रिपुटेशन है। वैसे वह औरत भी अच्छी है। यहाँ से अपनी बात को शुरू करके वह लक्ष्य के अचानक घर आने, उसे लंच पर बुलाने, सरप्राइज देने, श्वेता के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता होने आदि के बारे में सब कुछ विस्तार से सुनाती चली जाती है। इसके अलावा उसके फैमिली बैकग्राउंड और कैरियर बैकग्राउंड के बारे में भी अनिका को बता देती है। श्वेता की सारी बातों को सुनने के बाद अनिका बिल्कुल खामोश हो जाती है। अनिका की चुप्पी को देखकर श्वेता को डर लगने लगता है। कहीं न कहीं लक्ष्य ने धीरे धीरे श्वेता के मन में थोड़ी बहुत जगह बनानी शुरू कर दी थी। वह दिल से चाहती थी कि लक्ष्य एक अच्छा लड़का निकले, जिस पर उसकी अनिका दी सही होने की मुहर लगा सके। अनिका को गहरी सोच में देखकर इस बार श्वेता उसके हाथ पर अपना हाथ रख करके उसे सोच से बाहर निकालती है और कहती है, आप क्या सोच रही है दीदी? आपकी खामोशी मेरी बेचैनी बढ़ा रही है, प्लीज कुछ बोलिए ना। अनिका कहती है, आनंद सागर पॉलिटिशियन का भाई लक्ष्य काफी इंटरेस्टिंग है। फिर अपनी जगह से खड़े होकर 2 कदम आगे चली जाती है और अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए श्वेता की तरफ मुड़कर कहती है, जब तक मैं इसके बारे में सब कुछ पता लगाती हूँ तब तक तुम उससे मिलना जारी रखो। देखो क्या पता उससे मिलते रहने से उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। किसी भी इंसान का असली रूप कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अनिका की बात सुनकर श्वेता झट से जवाब देती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाऊंगी। जब तक आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे देती तब तक मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। फिर अपनी निगाहें झुकाकर उदास आवाज से कहती है, वरना मुझे उससे प्यार हो जाएगा। He is very genuine guy। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मुझे जेन्युइन लगता है वह। अनिका कहती है, जिस इंसान में मेरी बहन का दिल जीतने का दमखम हो वह इंटरेस्टिंग तो जरूर होगा। लगता है उससे मिलना ही पड़ेगा, पर कैसे? अनिका की यह बात सुनकर श्वेता अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहती है, काश कि आप पहले वाली डॉक्टर होती तो उसके पैर का ट्रीटमेंट करने के बहाने आप उससे मिल सकती थी। श्वेता की बात सुनकर अनिका कहती है, पैर का ट्रीटमेंट? श्वेता कहती है, मैंने अभी तो आपको बताया, उसकी इंजरी की वजह से उसे आर्मी से बाहर होना पड़ा। जिस चोट को कोई ठीक नहीं कर सकता था उसे ठीक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी श्वेता यह कही रही होती है कि इतने में प्रीति कमरे का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही अनिका और श्वेता दोनों की नजरें दरवाजे पर टिक जाती है। अनिका झट से कहती है, कोई बात नहीं,
ट्रीटमेंट का ही तो सवाल है, वैसे भी मेरी जगह प्रीति ले ही चुकी है। बुलाओ उसे, डॉक्टर प्रीति करेंगी उसका इलाज। प्रीति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस बारे में बात हो रही है। अनिका की बात सुनकर उसने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर अनिका दीदी कहेंगे तो मैं किसी का भी इलाज कर सकती हूँ। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहती है, पर यह तो बताओ कि बीमारी क्या है। श्वेता कहती है, पैर की हड्डी की 3 साल पुरानी चोट। श्वेता की बात सुनकर प्रीति की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अनिका की ओर देखते हुए कहती है, अनिका दीदी। अनिका प्रीति को बीच में ही रोकते हुए श्वेता की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो तय रहा, डॉक्टर प्रीति देखेंगी तुम्हारे पेशेंट को। अब प्रीति कुछ कह पाती इतनी हिम्मत तो उसमें नहीं थी, लेकिन वह यह समझ चुकी थी कि फिर एक नई आंख मिचौली शुरू होने वाली है। इसके बाद अनिका अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए श्वेता की तरफ देखती है और कहती है, उसके प्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 99.9% चांसेस है कि तुम्हारी शक सही हो। इस मामले में कोई न कोई षड्यंत्र तो जरूर है। तुम्हें अच्छा किया कि कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे इस बारे में बताया। बहुत जल्द सच का पता चल जाएगा, तब तक तुम थोड़ा सावधान रहना। इतना कहकर अनिका दोनों लड़कियों को साथ में छोड़कर वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में अनिका वहां से अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। काफी देर हो चुकी थी, उसे पता था कि रोहित सो चुका होगा। वैसे भी आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था। अनिका धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो बिना इधर उधर देखे नीचे की ओर देखते हुए अपने मन में ही मग्न धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, अनिका कब से जमीन से बातें करने लगी, अब क्या यह हुनर भी सीख लिया है तुमने। यह आवाज अनिका के मिस्टर मारवा की थी। अनिका सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तक तुम सोए नहीं क्या। रोहित इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था। वह तकिया को उठाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए पेट के बल उल्टा लेटते हुए कहता है, क्या करूं, अनिका के बिना नींद ही नहीं आती। अब तुम आ गई हो तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी। रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने बिस्तर के ठीक सामने रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अपनी कोहनी को बैक रेस्ट पर रखते हुए अनिका हथेली को गर्दन के पास रखती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम जानते हो कि आनंद सागर पॉलिटिशियन कौन है। श्वेता के लिए उसके भाई का रिश्ता आया है। रोहित अनिका की बात सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने। रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और अनिका के पास आकर बैठ जाता है। अनिका की तरफ चेहरा करते हुए वह भी अपना एक हाथ बैक रेस्ट पर रख देता है और कहता है, तुम आनंद सागर सन्याल की बात कर रही हो, है ना। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। अनिका रोहित की तरफ देखते हुए बैक रेस्ट पर रखे हुए अपने हाथ पर ही अपना सिर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी बंद आंखों से ही बोलती है, उसके मकसद का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन अब उसके भाई लक्ष्य के मकसद को जानने के लिए उससे मिलना जरूरी हो गया है। रोहित अनिका की आंखें खोलने और आगे बोलने का इंतजार करता है, लेकिन अनिका सो जाती है। अनिका की इस आदत पर रोहित को हमेशा ही बहुत प्यार आता था। रोहित भी बिल्कुल उसी की तरह अपने हाथ पर अपना सिर रखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि रोहित हमेशा की तरह अनिका को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले जाए, अनिका के प्यारे से चेहरे को देखते हुए रोहित को भी वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है। आखिर आज का दिन बेहद रोमांचक और मेहनत भरा था। आने वाली नई सुबह के लिए अपने दिमाग और शरीर को आराम देना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगली सुबह जिंदगी की बाकी समस्याओं से एकदम अलग की तरह समस्या को लेकर खड़ी थी। अपने बराबर वालों के साथ कैसे निपटा जाए यह समझना आसान है, लेकिन बच्चों के साथ उनके स्तर पर उतर पाना, उन्हें समझना और खुद को उन्हें समझा पाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जब बच्चा रिया जैसा स्मार्ट हो, होश संभालने के साथ हो, जो दौलत और शोहरत में पला बढ़ा हो, तब उसे रास्ते से भटकने के बाद पटरी पर लाना एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। अगली सुबह जब अनिका की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर पाती है।
जागने से कुछ ही देर के बाद उसे याद आता है कि श्वेता को अपनी फार्मेसी के लिए किसी जरूरी काम से ही निकलना था। वह झट से तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। प्रीति और श्वेता ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। अनिका के वहां पहुंचते ही वह दोनों अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और अनिका के पास आ जाती है। श्वेता बड़ी ही आशा भरी नजरों से अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपना एक हाथ श्वेता के गाल पर रखते हुए कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। फिर मुस्कुराकर आगे कहती है, मैं अपनी बहन यूं ही किसी ऐरे गहरे को ले जाने नहीं दूंगी। श्वेता अनिका के गले लग जाती है। अनिका अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को थपथपाकर उसका मनोबल बढ़ाती है। जैसे ही श्वेता सभी को बाय कहने के बाद मारवा हाउस से चली जाती है, आर्यन और अलेक्जेंडर अनिका के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अनिका दोनों के चेहरे की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जिंदगी में कोई भारी तूफान आया है। दोनों की आंखें रात भर जागने की वजह से सूजी हुई थी। थकावट की वजह से उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अनिका अपने दोनों हाथों से उन दोनों का एक एक हाथ पकड़ती है और उसे ले जाकर ड्राइंग हॉल में बने हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, बताओ क्या कहना चाहते हो। पहले दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। फिर अलेक्जेंडर कहता है, वह पूरी रात नहीं सोई है। तभी आर्यन कहता है, मम्मा उसने पूरी रात सिर्फ रोने का काम किया है। अनिका उनकी बात को पूरा करते हुए कहती है, और तुम दोनों ने पूरी रात उसे चुप करवाने का काम किया है। अनिका की बात सुनकर दोनों अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाती है, तुम दोनों के चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। अलेक्जेंडर कहता है, मम्मी हमें उसकी चिंता हो रही है, वह किसी भी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी आर्यन कहता है, हमने उसे समझाने की, चुप करवाने की, हंसाने की, मनाने की सभी कोशिशें कर ली है, लेकिन घूम फिर कर वह एक ही बात पर आ जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित अपने नियमित एक्सरसाइज करके लौट आता है। रोहित उन तीनों की बात करते हुए साफ साफ सुन सकता था, लेकिन उनमें से किसी की भी निगाह रोहित पर नहीं जाती है। अलेक्जेंडर बात को पूरा करता है, मैं मेरी ही गेम में कैसे हार सकती हूँ, इट्स सो इंटेलिजेंट, मैंने एक भी गेम नहीं जीती। अनिका कहती है, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। तभी आर्यन कहता है, मॉम अगर डैडी को यह पता चला कि रिया ने रो रो कर अपनी हालत इतनी बदतर कर ली है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब हमें इतना बुरा लग रहा है कि हमसे रिया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है तो उन्हें कैसा लगेगा। जैसे ही रोहित के कान में रिया की खराब हालत की बात जाती है, उसके खून का दौरा बढ़ जाता है। उसे रिया से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। वह दौड़ते हुए तुरंत रिया के पास पहुंच जाना चाहता था। जैसे ही वह अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है, उसे अनिका की कही हुई वह बात याद आ जाती है, मिस्टर मारवा, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने की कोई जरूरत नहीं। रिया को दर्द में देखकर खुद को रोक पाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अपनी मुट्ठी को कसते हुए वह खुद को किसी तरह रोक लेता है और दूसरी तरफ घूम जाता है। अनिका आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए कहती है, लोहे को कुटना और सोने को तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। बहुत उपयोगी और मूल्यवान होने के कारण ही उनकी यह नियति है। जैसे ही अनिका अपने दोनों बेटे के साथ रिया के पास पहुंचती है, रिया अपने गोद में रखे हुए तकिए को एक तरफ फेंक देती है और बेड से नीचे उतरते हुए दौड़कर अनिका की कमर से चिपक जाती है। अनिका उसे अपनी दोनों बाहों में भर लेती है। रिया का रोना तेज हो जाता है। उसके रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंजने लगता है। वहीं भूमिका के कमरे में भूमिका आज हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कौटिल्य उसके दरवाजे को खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौटिल्य को वहां देखकर भूमिका पूछती है, सब कुछ ठीक है ना? कौटिल्य भूमिका से पूछता है, क्या तुम ऑफिस जा रही हो? भूमिका कहती है, हाँ। कौटिल्य कहता है, क्या मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं? भूमिका कौटिल्य की तरफ देखने लगती है और एक पल रुककर अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए आगे कहती है,
क्या तुम मेरे ड्राइवर हो? कौटिल्य मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे इस नौकरी से कोई एतराज नहीं, अगर आप मुझे नियुक्ति दे दे तो। भूमिका कुछ देर तक कौटिल्य के चेहरे की ओर देखती रहती है और फिर कहती है, मैं देख रही हूँ आजकल तुम बोलने में काफी ज्यादा तेज हो गए हो। फिर दोबारा से अपने काम में व्यस्त होते हुए कहती है, लगता है तुम पर प्रीति का असर आ गया है। फिर आगे पूछती है, क्या केवल यही काम था? कौटिल्य कहता है, नहीं नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ी बहुत हैकिंग तुम सीखना चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ। भूमिका फिर कहती है, क्या तुम्हें मुझसे यही काम है? कौटिल्य कहता है, एक्चुअली नहीं, बात यह है कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे एक हैकर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। मैं सोच रहा था कि सीक्रेटली तुम और प्रीति भी उसे ज्वाइन करो। भूमिका पलटकर कौटिल्य की ओर देखती है, फिर कहती है, क्या वह उल्टे अल्फाबेट मुझे समझ आएंगे? कौटिल्य पलट कर कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिक तुम मुझसे सीख लो, क्या पता उस मीटिंग में तुम्हें कुछ काम का मिल जाए। बस सिर्फ इतना ही था कि एक हफ्ते तक लगातार चलने वाली इस मीटिंग में कौटिल्य भूमिका को हर वक्त मिस करते नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर भूमिका इस मीटिंग में शामिल हो जाएगी तो उसके लिए भूमिका को हर वक्त याद करते रहने की जगह पर अपना काम ठीक तरीके से करना आसान हो जाएगा। भूमिका पूछती है, क्या तुमने इस बारे में प्रीति से पूछा? कौटिल्य जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन वह मना नहीं करेगी। तभी भूमिका अपनी अलमारी से अपनी पिस्तौल निकालती है। एक पल के लिए अपनी पिस्तौल को देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद उसे अपनी कमर में रखते हुए कौटिल्य से कहती है, क्या निशाना है अनिका का? मैं तो देखकर दंग ही रह गई। तभी कौटिल्य कहता है, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, सिर्फ खुशी हुई थी। भूमिका कौटिल्य की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगती है। तब कौटिल्य आगे कहता है, शायद तुम भूल गई हो, दुश्मनों की फाइटिंग स्किल को सीखने के लिए जो वीडियो कैप्चर की गई थी उसे याद करो। उसके निशाने का नमूना हम पहले भी देख चुके हैं। तुम्हें याद होगा, उन्होंने अपने हाथ में बैंड पहनकर बस बैंड से निशाना लगाकर दुश्मन की भेजी हुई औरतों को बेहोश किया था। उनका एक भी निशाना चुका नहीं था और स्पीड भी उसकी बहुत ज्यादा थी। कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका का दिमाग घूम जाता है। फिर कुछ पल के लिए वह कहती है, अच्छा चलो ठीक है, मुझे हेडक्वार्टर तक छोड़ दो। यह सुनकर कौटिल्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सुबह सुबह यहाँ आया ही था इसीलिए क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि शाम को भूमिका के घर वापस लौटने से पहले वह उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। ठीक इसी तरह भूमिका भी कौटिल्य के साथ वक्त बिताने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर रिया के कमरे में रोहित यह सोचकर उन तीनों के पीछे पीछे रिया के कमरे तक पहुंच जाता है कि चाहे मैं रिया से ना भी मिलूं, लेकिन मुझे इस वक्त उसके आसपास ही रहना होगा। वह बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनने लगता है। रिया के रोने की हर एक आवाज रोहित के सीने को भेद कर रही थी। इस वक्त अगर कोई रोहित का चेहरा देख लेता तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और रुआसा भी था, मानो वह किसी भी पल रो पड़ेगा। पिता और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बेटे के लिए लोहे की तरह कठोर हृदय वाला पिता भी अपनी बेटी के लिए मोम की तरह पिघल जाता है। अनिका ने रिया को चुप करवाने के लिए अपना एक हाथ रिया के कंधों के पीछे रखा था और दूसरा हाथ रिया के सिर पर फेर रही थी। कुछ पलों के बाद वह रिया को लेकर उसके बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। रिया को वहां बिठाकर आर्यन को आंखों से इशारा करती है। वह झट से एक गिलास में पानी भरकर अनिका को पकड़ा देता है। अनिका रिया को पानी पिलाती है। रिया का रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसका सुबकना अभी भी बंद नहीं हुआ था। अनिका उसे लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहती है। जब थोड़ी देर के बाद रिया और शांत हो जाती है, तब अनिका उससे कहती है, रिया तुम अपने मॉम और डैड के लिए अनमोल हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे लिए हमारे प्यार को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी गेम में तुम जीती हो या हार हासिल करती हो। रिया अपनी सुबकती हुई आवाज में जवाब देती है, लेकिन बाकी लोगों को इससे फर्क पड़ता है मम्मा। सभी को जीतने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं, हारने वालों को कोई पसंद नहीं करता। सभी जीतने वालों के साथ ही खड़े रहते हैं, हारने वालों से सभी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। अनिका कहती है, आने वाले समय में तुम अपार संपत्ति की मालिक होगी, उसके रहते तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं। रिया कहती है,
लेकिन फिर भी हमें हमारे आसपास के लोगों की जरूरत होती है मम्मा, जो हमें पसंद करे, प्यार करे, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। अनिका कहती है, इन सब बातों पर एक गेम में हार जाने से क्या फर्क पड़ता है? अपने दोनों भाइयों को देखो, वह भी तो गेम में हारे हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं। उन्हें कोई इंसल्ट फील नहीं हो रही है। वह जानते हैं कि सभी उन्हें पहले जितना प्यार करते हैं, उतना ही अभी भी करते हैं। रिया कहती है, आर्यन ने सभी बच्चों में सबसे अच्छी चेस खेली। अलेक्जेंडर भी रेस में अव्वल आया है। कुछ जगहों पर हारने के बाद भी उनके पास खुश होने के लिए वजह है कि वह किसी दूसरी गेम में जीत गए। अनिका कहती है, मतलब तुम्हारे दुखी होने का कनेक्शन लोगों के प्यार से नहीं, बल्कि सिर्फ हारने या जीतने से है। तुम यह मानती हो कि तुम्हारा सेटिस्फिकेशन जीतने में है। अब रिया अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। वह अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगती है। इधर सन्याल हाउस में वहाँ लक्ष्य अपनी प्राइवेट जिम में रूटीन एक्सरसाइज कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। अपने होठों को हल्का सा खोलकर वह मुंह से सांस ले रहा था। उसके पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति गिनती गिन रहा था, 91, 92, 93। तभी दरवाजे से सागर सन्याल आता हुआ दिखाई देता है। अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं रुक जाने का इशारा करने के बाद वह लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर यह सोचकर कि लक्ष्य को एक्सरसाइज के बीच में रोका न जाए, वह वहां रखे हुए काउच पर जाकर बैठ जाता है। गिनती पूरी होने के बाद लक्ष्य रुक जाता है और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग भैया कहकर सागर सन्याल के पास जाकर बैठ जाता है। सागर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आज काफी लेट हो गए। लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, रात को नींद देर से आई, बस इसीलिए। फिर सागर सन्याल कहता है, चलो छोड़ो इन सब बातों को, यह बताओ कि तुम्हारी बात कितनी आगे बढ़ी। अगर कहो तो शादी की तारीख निकलवा लें। लक्ष्य कहता है, नहीं भैया, अभी नहीं। सागर कहता है, देखो तुम्हें जल्दी हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू आ जाए तो कुछ मेंबर बढ़ जाएंगे। इतने बड़े घर में ना देखने के लिए कोई है और ना ही खेलने के लिए। लक्ष्य कहता है, भैया मुझे अभी कुछ वक्त दो, वह अभी मुझे लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। सागर कहता है, तुम्हें कोई लड़की ना नहीं कह सकती, लेकिन अगर हाँ कहने से पहले उसे इतना सोचना पड़ रहा है तो कोई वजह जरूर होगी। पता करो और जितना जल्दी हो सके खुशखबरी सुनाओ। ऐसा कहकर वह लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। उधर मारवा हाउस में बच्चों के कमरे में अनिका कुछ पलों के लिए चुप रहती है ताकि रिया को सोचने का पूरा वक्त मिल सके। जब रिया आगे कुछ नहीं कहती तब अनिका आगे कहना शुरू करती है, देखो रिया, सभी की जिंदगी इसी तरह चलती है। किसी जगह पर जीत हासिल होती है तो किसी जगह पर हार। हमारी जिंदगी का बैलेंस इसी तरह बनता बिगड़ता रहता है। छोटी छोटी जीत जीने की वजह बनती है। फिर अपनी जगह से खड़े होकर रिया से 2 कदम दूर जाकर अपने दोनों हाथों को होल्ड करके खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, कल के ही दिन की तरह हमारी जिंदगी में हर पड़ाव पर अलग अलग तरह के कई खेल एक साथ होते हैं और हम चाहें या ना चाहें हमें उसमें भाग लेना पड़ता है। जब हम बहुत सारे खेलों के लिए पहले से तैयार होते हैं तब भी उनमें से कुछ जगहों पर हमें हमसे बेहतर खिलाड़ी मिलते हैं और हम हार जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर हम दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर साबित होते हैं और हम जीत जाते हैं। फिर अनिका कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है। रिया एकटक होकर अनिका की तरफ देख रही थी। फिर दोबारा से कहना शुरू करती है, लेकिन हमेशा याद रहे रिया, यह विजय केवल तभी प्राप्त होती है जब हमें पहले से उन्हें खेलने का अभ्यास हो। अब तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही गेम खेलने का और जीतने का अभ्यास होगा तो कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उसमें भी कोई धुरंधर तुमसे आगे निकलकर तुम्हें हरा देगा। अब तुम खुद ही बताओ कि फिर जिंदगी में जीतकर खुश होने की वजह कहां से आएगी। अनिका की बातें सुनकर रिया अब तक पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ देर तक यूं ही कमरे में खामोशी छाई रहती है। तीनों माँ बेटे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर रिया की तरफ देख रहे थे और रिया की निगाहें लगातार एक ओर टिकी हुई थी, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि रिया का दिमाग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी रिया अपनी जगह से खड़ी होती है और अनिका से कहती है, मॉम, तो क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुछ नहीं सीखा?
मैंने इतने सारे साल केवल बर्बाद कर दिए मम्मा। फिर अनिका की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अनिका एक कदम आगे बढ़कर रिया के पास आ जाती है और उसे कंधों से पकड़ते हुए कहती है, मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वह खुद यह निर्णय ले सके कि उसे क्या करना चाहिए। यह मैं या कोई दूसरा भी बता नहीं सकता। तुम्हें भी बाकी सभी तरह खुद ही तय करना होगा कि अब तुम क्या कर सकती हो और क्या तुम्हें करना चाहिए। इसके बाद अनिका तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना कहने के बाद अनिका वहां से चली जाती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, रोहित को वहां खड़ा हुआ देखती है। वह रोहित के चेहरे के सामने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। रोहित की सूरत देखकर मन ही मन सोचती है, इस वक्त मुझे एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को इमोशनली सपोर्ट देने की जरूरत है। उसके बाद रोहित की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर बिना कुछ पूछे वहां से चली जाती है और कहती है, क्या हम चले? रोहित भी बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देता है, हाँ चलो। अनिका रोहित को लेकर सीधा अपने बेडरूम में पहुंच जाती है और फिर रोहित को बेड पर बैठने का इशारा कर देती है। रोहित बिना कुछ कहे बिना अपने पैरों को ऊपर किए बेड के किनारे पर बैठ जाता है। अनिका रोहित के करीब जाती है, फिर उसके चेहरे के सामने की ओर आहिस्ते से अपने हाथों को रोहित के कंधों की तरफ बढ़ाते हुए उसके सिर के पीछे ले जाती है। फिर उसके और भी करीब आते हुए उसका चेहरा हल्के से अपने सीने से लगा लेती है। रोहित अनिका का स्पर्श पाते ही पिघल जाता है और अपनी दोनों बाहों को अनिका के पीछे की ओर से ऊपर करते हुए उसके कसकर चिपक जाता है। कुछ देर इसी तरह रहने के बाद वह धीरे से बोलता है, अनिका, रिया अभी बहुत छोटी है, वह अभी बहुत बच्ची है। अनिका जवाब देती है, उसके सीखने की सही उम्र यही है। अनिका का जवाब सुनकर वह अपनी बाहों को और भी ज्यादा कस लेता है, माना ज्यादती रिया के साथ नहीं बल्कि रोहित के साथ हो रही हो और वह अपने दर्द पर जीत पाने की कोशिश कर रहा हो।